और आज जो भी है, आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, आज जो भी मेरे पास में जितने भी मेरा चरित्र है वो उसकी देन है, उस आरएसएस की देन है। और करीबन 30 साल से आरएसएस में काम करते हुए मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि अब मेरी जरूरत राजनीतिक पार्टी में है और मुझे राजनीतिक पार्टी में जाना चाहिए। मैंने कई मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक दोस्तों से सलाह की, मेरे अंतरंग मित्रों से सलाह की, मैंने घर में सलाह की और उनकी सहमति से मैं पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी में पहले उत्तर मुंबई के प्रोफेशनल सेल का अध्यक्ष बना। अब मैं उत्तर पश्चिम जिले में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष के नाते इस समय जवाबदारी निभा रहा हूँ। अब उत्तर पश्चिम जिला के वाइस उपाध्यक्ष है, क्या आपको मन नहीं कि इस महानगर पालिका के इलेक्शन में आप भी चुनाव लड़े? उत्तर पश्चिम जिला में सारी सीटें तय थी, उसमें कोई जनरल सीटें इतनी बची नहीं थी जिसमें हम वहां पर चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि 50% महिला रिजर्वेशन, फिर ओबीसी रिजर्वेशन, इसके कारण मेरे लायक कोई इस तरह की उत्तर पश्चिम में सीट भी नहीं थी। उत्तर मुंबई में एक वार्ड नंबर 31 जरूर जनरल वार्ड था, उसमें से हमने टिकट मांगी थी, पर टिकट तो बहुत लोग मांगते हैं। मैं चूंकि उत्तर पश्चिम में काम कर रहा था, उत्तर मुंबई में कई लोग पहले से 15-20 सालों से काम कर रहे थे, तो उस जिले ने तय किया कि सीट दूसरे को जानी चाहिए, तो हमारे एक साथी नरेंद्र राठौड़ को वहां पर सीट गई, इसलिए मैंने उत्तर पश्चिम जिले से कोई भी न तो टिकट मांगी थी और न मैंने चुनाव लड़ा। तो आप चुनाव लड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या चुनाव प्रचार में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है आपका? नहीं, चुनाव लड़ने का विषय नहीं है। हमारा विषय इतना है कि भारतीय जनता पार्टी पार्षद के चुनावों से लेकर और केंद्र के चुनाव तक हिंदुस्तान में राज्य करे, हिंदुस्तान में अच्छा काम करे और हिंदुस्तान को परम वैभव की स्थिति में ले जाए, ये हमारा उद्देश्य है। चुनाव लड़ना तो एक उसका माध्यम है और हमको ऐसा लगता है हम चुनाव लड़ेंगे, हम जीत सकते हैं, इसलिए पार्टी के पास में जाते भी हैं। पार्टी अपना उपयुक्त जो समय पर जो निर्णय लेना रहता है वो लेते हैं और हम उससे बाध्य हैं। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आप दोनों के अंदर बहुत इन्वॉल्व थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको सबसे अच्छा दोनों में से क्या लगता है? नहीं, देखिए, सबसे अच्छा और ये कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी दो बातों को कंपैरिजन करते हैं तो कंपेरेबल होनी चाहिए। वो एक सामाजिक फील्ड में काम कर रही है, ये राजनीतिक फील्ड में काम कर रही है। आप राजनीतिक पार्टी से कंपैरिजन की बात करेंगे तो हो सकता है, तो एक सामाजिक पार्टी को राजनीतिक पार्टी से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। कंपेरेबल डेटा होना चाहिए, ये कंपेरेबल डेटा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक नाम एक बहुत बड़ा एक देश के लिए एक अच्छी संस्था बोलते हैं, जब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग कहते हैं कि भी सिमी जैसी एक संस्था है, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस की जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ तब से कांग्रेस की आंख की किरकिरी बनी हुई है। पहले गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाया और उसको बैन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसमें कोई हाथ नहीं था और बैन हटा। उसके बावजूद भी आज तक कांग्रेसी वही ढोल पीट रहे हैं कि गांधी जी के हत्यारे, गांधी जी के हत्यारे, इतना झूठा प्रचार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जबकि कोर्ट के आदेश से ये तय हो गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी हाथ गांधी जी की हत्या में नहीं था। उसके बाद में इमरजेंसी पर बैन लगा, फिर बैन हटा, बार बार कांग्रेस वाले आरएसएस वालों पर बैन लगाते हैं और कोई भी प्रूव नहीं कर पाते हैं और वो बैन कानून हटाती है। उसके बावजूद दिग्विजय सिंह इसी तरह, उनको डर है। कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की मानसिकता वाले लोग क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को डरा कर रखते हैं कि ये तुमको खा जाएंगे, ये तुमको मार देंगे। कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वहां पर कोई दंगे हो रहे हैं क्या? वहां पर क्या मुसलमानों के साथ में कोई दूसरे दर्जे का व्यवहार हो रहा है क्या? 5 साल भारतीय जनता पार्टी का राज्य था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, राष्ट्रपति
कौन था? माननीय अब्दुल कलाम आजाद जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना ना। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोधी होती तो एक मुस्लिम को राष्ट्रपति कैसे बनाते? पर ये दिग्विजय सिंह लोग ऐसी भ्रामक बातें फैलाते हैं जिसे ये इन्होंने मुसलमान लोगों का ठेका लेके रखा, मुसलमानों को डराना और हिंदुओं को जाति में बांट देना, और वही अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो, और ये बहुत सारे इस बात में सफल हो रहे हैं। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मारिक शो को ब्रिज सिंह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पे हार्दिक हुंडिया के शो हीरा मारिक शो को मनीष मेहता की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पे हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मारिक शो को गिरीश शाह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का एक इश्यू उठाया था। लोग आज कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बोल के मुकर जाती है, तो आपको क्या लगता है इसमें? भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे मुकरी? देखिए, 24 पार्टियों की एक मिली जुली सरकार भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नेतृत्व में बनी। उसमें एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाया गया। अगर उस कॉमन मिनिमम एजेंडा को आप नहीं लागू करते हैं तो बाकी 24 पार्टियां आपका समर्थन वापस ले लेंगी। इसलिए मिली जुली सरकार का एक धर्म का पालन करना पड़ता है। अटल जी की मजबूरी थी, वो हमने पालन किया। वहां पर देखिए, मुझे एक आश्चर्य होता है, राम जन्मभूमि पर कई सालों से वहां पर राम मंदिर है। राजीव गांधी ने राम मंदिर समझकर ही उसका ताला खुलवाया था। तब से वहां पर राम जी की पूजा अर्चना हो रही है। वहां पर लोगों की जानकारी में 50 साल से कभी भी नमाज अदा नहीं की गई थी। उसके बावजूद भी लोगों को ये झूठ बोलना कि वहां पर एक मस्जिद थी और तुम्हारी मस्जिद तोड़ी गई है। हम वहां पर कह रहे हैं कि वहां पर राम मंदिर था, राम मंदिर की पूजा अर्चना हो रही थी। किसी बाबर ने उसको अपवित्र करने की कोशिश की, उसको एक ढांचा बनाने की कोशिश की। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हाई कोर्ट का, कि वहां पर मंदिर था। कांग्रेस ने एफिडेविट फाइल किया था कि अगर हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है कि वहां पर कोई हिंदुओं का धर्म स्थान था तो हम वो पूरी की पूरी 64 एकड़ हम हिंदुओं को सौंप देंगे। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने वो, हाई कोर्ट ने तो तीनों जजों ने सर्वसम्मति से ये तो माना है कि वहां पर मंदिर था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया, उस बात को क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब ये सारे हिंदुस्तान को ये झूठ बोल रहे हैं, सारे हिंदुस्तान को, मुसलमानों को ये बरगला रहे हैं कि वहां पे आपकी मस्जिद तोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई वहां पर मस्जिद नहीं तोड़ी। हमारे मंदिर का एक पूर्ण निर्माण करना था। जो बाबर ने उसको अपवित्र करने की कोशिश की, हमने उसका पुनः निर्माण करने की कोशिश की। आज वहां पर मंदिर तो है, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो वहां पर है, बना भी दिया। अब केवल उसको भव्य बनाने की बात है। और वो मंदिर जैसे भी उत्तर प्रदेश में और नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से जिस दिन भी सरकार आएगी, वहां पर या उस तरह के लोग उसको साथ देंगे तो वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण एक दिन होकर रहेगा। ये हमारी पूरी आस्था है और पूरा विश्वास है। हेलो अहमद जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों संस्थाएं राम और रहीम में कोई फर्क नहीं समझती? बिल्कुल नहीं समझते लोग। आरएसएस को इतना गाली, मैंने मेरे पास देखी यहाँ पर 100 किताबें आरएसएस की मैंने पढ़ी है। एक किताब में भी मुस्लिम विरोधी कोई बात लिखी हुई है तो मेरे को बता दीजिए। एक किताब में नहीं लिखी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल चरित्र निर्माण और देशभक्त लोगों को पैदा करने का काम करता है। आप, मेरे कितने मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे करीबन 100 मुस्लिम क्लाइंट हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि अमर शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर स्वयंसेवक है। उसके बावजूद मेरे से उनसे दोस्ती है। अगर मैं इलेक्शन में लड़ता हूं तो वो 100 के 100 लोग मेरे लिए तन मन धन से काम करने के लिए तैयार होंगे।
ये जब तक कांग्रेस ये डराना बंद नहीं करेगी, और वो कुछ हद तक सफल हो रही है, पर अब मुस्लिम भाई लोग भी, क्रिश्चियन भाई लोग भी समझ रहे हैं इसी बात को कि कांग्रेस हमको डरा रही है, मुसलमानों को डरा के उनका थोक वोट पाना। मेरे को पता नहीं मुसलमान कितने % लोग बेचारे पढ़े लिखे हैं। आप अगर मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं, कितने %? अब मुसलमान बस्ती में चले, जितनी गंदगी, जितनी बेरोजगारी, जितनी भूखमरी, जितनी अनएजुकेशन मुसलमान भाइयों में है, वो किसका कारण है? 65 साल से कांग्रेस ने क्या मुसलमानों को दिया है? केवल उनको उल्लू बनाने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। और अब वो मुसलमान भाई, हिंदू भाई, कोई उसके झांसे में आने वाले नहीं है। आप आने वाले 5 साल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मेजोरिटी से मुसलमान भाई भी जिता कर लाएंगे और हिंदू भाई भी जिता कर लाएंगे। जैसे गुजरात में हो रहा है, वो गुजरात एक मॉडल है, वो पूरे देश में होगा। आदरणीय अमरजीत शर्मा, एक बात बहुत अच्छी बात है, बताते हीरा माणिक शो के थ्रू कि हिंदू मुस्लिम या राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है। उनके कितने क्लाइंट मुसलमान है, और ये कहते हैं कि जब इलेक्शन में मैं खड़ा रहूंगा तो मुस्लिम लोग भी मेरे लिए काम करेंगे। और उनसे अब कुछ और बात थोड़ी देर के बाद जाते और लेते एक छोटा सा ब्रेक। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मारिक शो को ब्रिज सिंह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पे हार्दिक हुंडिया के शो हीरा मारिक शो को मनीष मेहता की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पे हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मारिक शो को गिरीश शाह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। भारतीय उद्योग के अंदर जिनको बड़े रिस्पेक्ट नाम से लिया जाता है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो खुद चार्टर्ड होने के बावजूद पॉलिटिक्स के अंदर आए और बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे, ऐसे अमरजीत शर्मा से बाकी और सवाल करते हैं। अमर जी, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है आज की तारीख में, तो आप ये छोड़ के पॉलिटिक्स में कैसे आए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि एक जीवन में एक ही काम करना है। हर आदमी का एक अलग उद्देश्य है जिससे वो जी रहा है। कई लोगों का शायद उद्देश्य नहीं भी होगा। जैसे जीवन चल रहा है, जैसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, एक प्रवाह में वो जी रहे हैं। मैं कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं करता हूँ। मेरी पहले से एम्बिशन राजनीति के माध्यम से देश सेवा करनी रही है। जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो मुझे प्रेरणा मिली, और 9-10 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि राजनीतिक एक प्लेटफॉर्म, एक सशक्त प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो मैं आरएसएस के लेवल पर नहीं कर पा रहा था, वो मैं एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर कर सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो धारणा है, जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, उससे सबसे नजदीक की पार्टी मुझे लगी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो मेरा और केवल मेरे परिवार का पेट भर सकता था, और जो मैं भर भी रहा हूं, पर देश के लिए मैं कुछ करने जैसा नहीं था। सारे लोग अगर एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो सुबह से शाम तक उनको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। और अगर पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, तो हमारे ऊपर जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अभी कॉरपोरेशन में 85% लोग मैंने देखा कि जो 10वीं पास भी नहीं है। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मारिक शो को ब्रिज सिंह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पे हार्दिक हुंडिया के शो हीरा मारिक शो को मनीष मेहता की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पे हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मारिक शो को गिरीश शाह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। तो सभी समाज के सभी लोगों का एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव देश पर राज करेगा। अब हो रहा है, जिसको 20 से 25% वोट मिल गए, वो आदमी देश पे राज कर रहा है। इसका मतलब जिस आदमी के 75% विरोधी हैं, वो इस देश पर राज कर रहा है। इसलिए 100% वोटिंग होना चाहिए। दूसरा, जो राइट टू रिजेक्शन है, वो भी होना चाहिए। जिसको एक बार रिजेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन वापस से दोबारा नहीं ले सकता, भले 5 साल बाद में लड़े,
पर वही इलेक्शन में दोबारा टिकट नहीं भर सकते वो सारे लोग, अगर रिजेक्टेड को मेजोरिटी मिल गई तो इससे जो इलेक्शन में पैसे की भूमिका है वो खत्म हो जाएगी। जो लोग घर पर बैठे रहते हैं वो वोट डालने जाएंगे, वो दिमाग वाले हैं, अच्छे हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उनका एक एनालिसिस है, और जब वो वोट डालने निकलेंगे तो समाज के फिर भले कोई भी पार्टी का अगर अच्छा आदमी है तो सोचता कर भेजेंगे। अमर जी, इस टाइम मुंबई में बहुत कम प्रतिशत वोटिंग हुआ, तो आपने कहा कि ज्यादा वोटिंग होता तो अच्छे लोग जिन के आते, तो इस टाइम ये महानगर पालिका बीजेपी और शिवसेना जीत के आई, तो वोटिंग तो बहुत कम हुआ था, तो इसके पीछे राज क्या जानते हो? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा वोटिंग कम हुआ ज्यादा, और मैं तो बोल रहा हूँ 100% वोटिंग होना चाहिए। और ये जो अगर यह वोटिंग कम नहीं होता ना तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के और ज्यादा लोग जीत कर आते हैं। उसका कारण क्या है कि उस दिन गुरुवार था, केवल स्टेट गवर्नमेंट की छुट्टियां थी, सारी दुकानें चालू थी, शेयर मार्केट चालू था, सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉलीडे थी। मेरा इनकम टैक्स कमिश्नर ने मेरे को 16 तारीख का डेट दिया। मैं बोला साहब उस दिन इलेक्शन है। बोला हमारा इलेक्शन से क्या लेना देना। मेरी एक अपील थी, मेरे जूनियर पार्टनर को भेजना पड़ा मुझे उस अपील के लिए। मैं नहीं गया 16 तारीख को। तो इनकम टैक्स चालू है, एक्साइज चालू है, शेयर मार्केट चालू है, सारे प्राइवेट फर्म चालू हैं। आप गुरुवार को क्यों इलेक्शन लड़ा? मुझे तो इलेक्शन लगा है, मुझे तो इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। और सारे मिडिल क्लास के लोग जो परंपरागत से बीजेपी शिवसेना के वोटर हैं वो काम पर चले गए, उनकी वोटिंग नहीं हुई। अगर वो वोटिंग होती तो ये सीनियर और भी चेंज होता था। तो वर्किंग डे जो इन्होंने इलेक्शन के लिए चॉइस किया, क्या इसमें कांग्रेस की कोई कूटनीति लगती है? हो सकता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। कांग्रेस सारी जैसे सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है वैसे किसी का भी दुरुपयोग कर सकती है। कांग्रेस कुछ भी लेवल तक जा सकती है। मैं कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, ये ओपन सीक्रेट है, इसके बारे में सब समझते हैं। देश की सेवा करने के लिए यदि कोई अच्छा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इस दुनिया के हो तो वो है पॉलिटिक्स। एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि वो चाहते तो बहुत कुछ कमा के अपना घर भर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, समाज की सेवा करनी हो तो पॉलिटिक्स में जाना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थ्रू आने वाले आदरणीय अमरजीत शर्मा से मैं एक सवाल करूंगा। अमर जी, आपको क्या लगता है आज की तारीख में एजुकेशन इतना महंगा क्यों है? हार्दिक जी, एक बात आपको मैं बताऊं, एजुकेशन का इतना बड़ा धंधा सभी बड़े बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं पूरे देश भर में अपनी अपनी एक बड़ी इंस्टीट्यूट खोल के रखी है और रोज लाखों रुपया उसमें सिर्फ एजुकेशन के नाम पर कमा रहे हैं। 2 लाख डोनेशन, 5 लाख डोनेशन, 3 लाख डोनेशन, और कोई उसकी सीमा नहीं है। मतलब एक आम आदमी को। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मारिक शो को ब्रिज सिंह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पे हार्दिक हुंडिया के शो हीरा मारिक शो को मनीष मेहता की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पे हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मारिक शो को गिरीश शाह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। आज तक तीनों परीक्षाएं में कभी भी कोई घोटाला हुआ, कोई रिजर्वेशन के कारण कोई वंचित हो गया, कोई पैसे के कारण जो पास हो गया उसका एडमिशन हो गया, ऐसी एक भी घटना। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो प्रेसिडेंट बना उसका भी लड़का बहुत बार 2 बार 5 बार फेल हुआ है उसमें। इसमें कोई भी, मैं तो बहुत गरीब था जब सीए में मैंने एडमिशन लिया। अगर मुझे डॉक्टर बनना होता, इंजीनियर बनना होता तो मैं उस गरीबी में पढ़ नहीं सकता था। और आज आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। पूरे देश की बड़ी बड़ी पोस्टों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको मिलेंगे। पूरे मुंबई में जितने भी फाइनेंस पर जो राज कर रहे हैं वो मोतीलाल ओसवाल से लेकर नीचे तक सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मोतीलाल ओसवाल क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और जो आज फाइनेंस मार्केट पर राज कर रहे हैं
अगर इसी तरह की कोई व्यवस्था डॉक्टर बनने के लिए, MSMD बनने के लिए, MBA बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए क्या देश भर में नहीं हो सकती? पर इन सारे नेताओं की दुकानदारी बंद हो जाएगी। कोई इसके बारे में, कोई देश के बारे में सोचना ही नहीं चाहता है। तो आपको क्या लगता है जो एजुकेशन, जो महंगाई बढ़ा है, उसके पीछे नेताओं का हाथ है? इनका कोई सोच ही नहीं है। मैं आपको बताया ना, इनकी इस एजुकेशन के लिए ईमानदारी से ये सोचें कि गरीब आदमी भी हो तो वो कैसे हायर एजुकेशन ले सकता है। केवल पढ़ेगा, ऐसा है बहुत समय क्या होता है कि बच्चा 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंटेज नहीं लाता है, इसका मतलब बुद्धू ऐसा नहीं है। उसको अगर मौका मिला, अब थोड़ा परसेंटेज कम लाया और पैसे वाला है तो वो डोनेशन लेके आगे चले जाएगा, और गरीब है तो उसको तुम चांस ही नहीं दोगे क्योंकि परसेंटेज अच्छे नहीं लाए। मैं आपको बताता हूं, मैंने 10वीं में मेरा 47% था, 12वीं में मेरा 47% था। अगर मैं डॉक्टर में एडमिशन लेना चाहता तो ले सकता था क्या? इसका मतलब परसेंटेज कम आया तो बच्चा बुद्धू हो गया, ऐसा नहीं है। आदमी को मौका मिले, उसको जब सवेरा मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा और मुझे अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो मैं जो इतना खेल खेलता हूँ, इतने सारा समय खराब करता हूँ, ये गलत है और मुझे समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और मैंने मेरे 19 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया और फिर तो मैं कॉलेज में रैंक आए, फर्स्ट क्लास आने शुरू हुआ, CA इंटर दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। तो कहाँ 47% और कहाँ CA पहले अटेम्प्ट में पास होना? न मेरे पास में पैसा था। इसलिए बच्चे के परसेंटेज से उसके होशियार होने का और बुद्धू होने का कोई सामंजस्य नहीं है। ये जो मेकाले ने जो शिक्षा चालू की है ना, वो आज भी वही शिक्षा चालू है। आज की जितनी भी शिक्षा प्रणाली है केवल आदमी को क्लर्क बना रही है। रशिया 50 वर्ष पहले सुपर पावर था, वहां पर आज भी लोगों को गलतफहमी फैलाई जा रही है। आज भी, आज के दिन भी वहां पर कंप्यूटर में भी रशियन भाषा का ही उपयोग हो रहा है। आप वहां पर कोई भी धंधा करने जाएंगे, कोई भी सर्विस करने जाएंगे, हिंदुस्तान से जाएंगे तो पहले 6 महीने इंडो सोवियत का आप रशियन सीखने का कोर्स करिए, फिर वहां पर जाकर 6 महीने रशिया सीखिए, उसके बाद आप वहां पर कोई सर्विस कर सकते हैं या कोई वहां पर बिजनेस कर सकते हैं। वहां पर आप चले जाओ, कोई भी देश के नागरिक होने दो, वो रशिया भाषा में बात करेंगे आपसे। आप देखो एजुकेशन के अंदर हम सुनते हैं कि भाई ये कॉलेज में एडमिशन जान लेना हो तो ये मिनिस्टर को मिलना पड़ेगा, लोग कहते हैं ये मिनिस्टर की कॉलेज है। तो एजुकेशन महंगा करने में कहीं नेताओं का हाथ तो नहीं है? मैं बोल रहा हूं ना, इनके सब लोगों की, नेताओं की एक नोट छापने की मशीन बन गई है वो, और इसलिए वो सोचते नहीं देश के बारे में, उस गरीब बच्चों के बारे में जिसमें ऊर्जा है, उर्मा है, जिसमें टैलेंट है, वो टैलेंट मर जाता है। मतलब आज की तारीख में एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, यदि गरीब घर का बच्चा कितना भी एजुकेटेड हो तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छी पोस्ट पे नहीं आ सकता? महंगाई नहीं हो गया है, सिस्टम है जो पढ़ाई का, जो मेकाले द्वारा प्रतिपादित है, वो सिस्टम ही गलत है। आप क्यों अपने, अगर मैं मराठी हूं तो मेरे को मराठी भाषा में क्यों नहीं पढ़ाई होनी चाहिए, मेरे को बताइए। जो मैं रोज की भाषा में पढ़ सकता हूँ, अच्छी तरह से ग्राह्य कर सकता हूँ, वो भाषा मुझे बताइए। मैं एक बहुत अच्छा आई सर्जन हूँ, एक आई सर्जन की मुझे बताइए कौन सी भाषा होती है। मैं एक बहुत अच्छा ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, उसकी कौन सी भाषा हो सकती है मुझे बताइए। मैं बहुत अच्छा एक सेल्समैन हूँ, कौन सी भाषा हो सकती है बोलिए मेरे को। मैं, कई लोग अच्छे मैनेजमेंट करते हैं जो 10वीं पास भी नहीं होते हैं, उनकी कौन सी भाषा होती है मेरे को बताइए। सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा महत्व रखता है या कौन सी भाषा में वो सब्जेक्ट नॉलेज हुई है वो महत्व रखता है, बताइए मेरे को। विषय का ज्ञान ज्यादा महत्व रखता है कि कौन सी भाषा में उस विषय का ज्ञान हुआ है वो महत्व रखता है, मुझे बताइए। अमर जी, जाते जाते चैनल 1 के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सारे देशवासियों को, हार्दिक जी आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं
कि आप चैनल 1 के माध्यम से आप मेरी भावना पूरे देश भर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों को यही कहूंगा कि आप अगर इस देश को बदलना चाहते हैं और इस देश को आप घर पर बैठ के बदल नहीं सकते हैं। एक सक्षम आदमी एक अक्षम आदमी को संभाल ले तो ये देश का भविष्य बदल सकता है, एक बात। दूसरा, इन राजनेताओं को अगर आप इनसे कुछ काम कराना चाहते हैं तो जैसे कहानी है ना कि वो राक्षस की जान उस कबूतर में अटकी हुई थी, तो इन राजनेताओं की जान इनकी गद्दी में अटकी रहती है और गद्दी वोटों से आती है। आप 100% लोग वोट डालने के लिए निकलें और आपके क्षेत्र के सबसे अच्छे व्यक्ति को जीता कर लाएं। और मेरे ख्याल में हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अच्छे से अच्छा कैंडिडेट आपको देते आए हैं और उन्होंने प्रूव किया हुआ है। मैं आखिरी एक बात बताता हूं, देखिए इस देश में 2 संस्कृति पड़ रही है। एक देश का प्रधानमंत्री लाल किले से ऊपर से खड़ा होकर बोलता है कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसा पहुंचता है। मैं क्या लाचारी उस प्रधानमंत्री की जो 60 साल से जो पार्टी राज कर रही है और उसकी लाचारी है, बोल रहा है कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुंच रहा है। ये 85 पैसे का भ्रष्ट तंत्र किसने खड़ा किया? जो तंत्र खा जाता है 85 पैसा और नीचे के लेवल पर नहीं पहुंच रहा हो और बोल रहे हैं। और पब्लिक को ऐसा लग रहा है क्या आदमी बोल, अरे वो बोल रहे हैं कि हम इतने बेईमान हैं, हमने ऐसा बेईमान तंत्र खड़ा किया है कि हम 1 रुपया भेजते हैं, हमारा बनाया हुआ तंत्र 85 पैसा खा जाता है। तंत्र तुमने बनाया ना। और एक संस्कृति का नेता बोलता है हूं खातो नहीं खावा देतो पर नहीं। आपको तय करना है कि कौन सी संस्कृति के साथ में जाना है आपको। ये मेरा देशवासियों से आह्वान रहेगा। राम और रहीम दोनों एक साथ रहे, मिलकर रहे। इस देश के अंदर एकता की अद्भुत भावनाओं के साथ आज हमने बात की आदरणीय अमरजीत शर्मा से और उनकी एक ही इच्छा है कि जितने भी देशवासी है सब देशवासी वोट करो और अच्छी सरकार चुन के लाओ। यही उनका एक ध्येय से निकले हुए आज हमसे उनसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी आपका, थैंक यू। धन्यवाद हार्दिक जी। यूपी का हाल कहे यूपी वाला, सीधी सी बातें ना मिर्च मसाला। यूपी का हाल कहे यूपी वाला, देश में जब था सूरज अटल का और राजनाथ थे नाथ यूपी के। चैन था देश में शांति थी यूपी में, खुशहाली तरक्की साथ यूपी के। लेकिन समय ने क्या खेल रचाया, सूरज गया गुंडा राज आया। गुंडों ने यूपी का क्या हाल कर डाला, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूटा। जबरन उगाही से कोई न छूटा, न उगाही न गुंडाई न महंगाई न भ्रष्टाचार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार, भाजपा को चुने। मारे गुजरात में भाजपा सरकार की वजह से મને મારે प्रदेश में नौकरी मिल गई और बिजली जाना तो जैसे इतिहास